मैं ब्रजेश आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, निम्न दिए गए प्रश्न दोनों प्रश्न चिन्हों के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि एक प्रश्न यहाँ पे पूछा, एक प्रश्न यहाँ पे लगा है, इन दोनों के स्थान पर क्या आएगा जो कि इन दोनों के आपस में बराबर होंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिए हम वहाँ पे एक्स मान लेते, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ एक्स के पावर 1/2 और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इसके साथ, ध्यान से ज़रा देखिए। हाँ, तो इसका मैं इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यानी कि मैं इसके साथ लिख देता हूँ, तो इनटू में एक्स के पावर जो था लिख सकता हूँ 3/2 बराबर कर सकते हैं। और ये दोनों 24 और 54 का आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि ये तो हो गया 24 मल्टीप्लाई में 54, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन दोनों का एक्स एक्स है, तो यानी कि इनके एक्स है, इन दोनों के घातांक आपस में जुड़ जाएंगे, तो मैं इनके घातांक को लिखूँगा तो एक्स और इनके घातांक को जोड़ देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा, ये 1/2 है, ये 3/2 है, यानी कि ये तो आ जाएगा आपका 4/2। 4/2 का मतलब ये आ गया 2, तो यानी कि x के पावर 2 इक्वल टू, मैं इधर से लिख सकता हूँ 54, और यानी कि 24 और 54 का यदि फैक्टर कर लेते हैं तो ज़रा ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में यदि कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 54। हाँ, तो 54 को होता है, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 24 मल्टीप्लाई 54 करेंगे, तो 24 मल्टीप्लाई 54 करेंगे तो 24 पच्चे 120 और 24 यानी कि 120, ये तो हो गया आपका 120। मैंने मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 120 यानी कि ये तो हो गया 1200, और प्लस जो होता है 24 चौक 96, तो मैं 96 होता है जोड़ लेता हूँ, तो ये आपका आ जाएगा 1296, यानी कि इसका मल्टीप्लाई आ गया 1296। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका 1296, यानी कि x बराबर यदि मुझे निकालना है तो मैं x बराबर निकालूंगा, तो ये आपका 1296 किसका स्क्वायर है, तो ये आपका 36 का स्क्वायर होता है, यानी कि मैं इसको जो था 36 का स्क्वायर, इधर भी x का स्क्वायर निकाल लेता हूँ, तो x बराबर जो था आ गया 36, यानी कि x के प्लेस पे होता क्या आएगा 36 आएगा। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 36। अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर जो था दूसरा, ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को दिया गया है कि समकोण, मैं ऊपर इसको स्लाइड कर लेता हूँ, समकोण वाले एक त्रिभुज की ऊंचाई 24 करनी में 5 सेंटीमीटर है, इसका आधार 16 करनी में 5 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यानी कि जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी डेल्टा इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी कि क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है, ये डेल्टा इक्वल टू होता है 1/2, ये होता है ऊंचाई, और उनके साथ मल्टीप्लाई होता है आधार, आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आधार गुणे ऊंचाई, क्या लिख सकते हैं, तो ये आपका होता है आधार गुणे में ऊंचाई, ये इसका फार्मूला होता है जब 90 डिग्री का कोण बनता है तब। तो यानी कि मैं निकाल सकता हूँ, क्षेत्रफल है 1/2, यानी कि अब ऊंचाई देख लेते हैं, तो आधार कितना है, तो आधार दिया आपका 16 करनी में 5, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 16 करनी में 5 मल्टीप्लाई, अगेन जो था इधर आपका दिया है, ऊंचाई दिया है 24 करनी में 5 है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 24 करनी में 5, बस इसी को जो था सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका 24 करनी में 5 हो गया। मैं इनको सॉल्व कर लूँ तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ बराबर में, मैं ऊपर इसको कर लेता हूँ, तो देख लीजिएगा, यानी कि मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये देखिए 2 से ये काट देते हैं, तो यहाँ पे हो गया आपका 8 हो गया। अब जो होता है देखिए करनी में 5, इसको ज़रा ध्यान से, करनी में 5 और करनी में 5, यानी कि ये तो हो गया 5 और यहाँ से बचा 8, 8 बचे 40 हो गया, 40 गुणे 24 करेंगे तो 4 दूना 8, 8 चौक 32, यानी कि 1100। देख लीजिए, तो यानी कि होता मैं इनका 8 हो गया, तो यानी कि 8 बचे 40, 40 गुणे 24, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40 गुणे में 24 और 24 चौक 96, यानी कि हो जाएगा 100, ये आपका 960 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर 960। 960 जो था कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन जो था आपको हो जाएगा 20 का करेक्ट।
यदि 13,607 को 19 लोगों में बराबर बराबर वितरित किया जाए तो 3 बच जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलनी होगी। यानी कि ये जो 3 बच जा रहा है, यानी कि ये 13,607 रुपये का 19 लोगों में बांटना है, जिसमें 3 जो था शेष बच जाता है। तो ऐसा कर लेते हैं कि पहले मैं 3 जो था कमी कर लेते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि 19 लोगों में कितने कितने होता है, यानी कि 19 लोगों में जो बांटा गया था वो राशि कुल कितनी है। तो यानी कि मैं कर सकता हूँ 13,607 में से ये 3 मैं कम कर देता हूँ, तो यानी कि आ जाएगा 13,604 रुपये। ये जो 13,604 रुपये है, यही 19 लोगों में तब बांटना है। बांटने के बाद तब पूछा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए मिले हैं, राशि मिली है वो बताना है। तो यानी कि मैं इनको भाग कर लेता हूँ, यानी कि 13,604 को मैं भाग कर लेता हूँ 19 से। तो ये आपका आ जाता है 19 सत्ते 133, यानी कि मैं भाग कर लेता हूँ तो 19 सत्ते 133, यानी कि 136 में से 33 घटाएंगे 3 जीरो, यानी कि 30 हो गया। 19 से कम 19, यानी कि 30 में से 19 घटाएंगे तो 11 आ गया। 4 ये पीछे है, यानी कि हो जाएगा 114। 19 छक्का 114, यानी कि हो गया 6। तो यानी कि 716 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 716 की मैं बात करूँ तो कौन सा इसका हो जाएगा, यानी कि डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 716। क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, यदि 240 को 850 के 26% में गुणा किया जाए तो कितना मान प्राप्त होगा। यानी कि वैल्यू पूछा जा रहा है कि वह कितना आएगी। यानी कि 240 को 850 के 26% से गुणा किया जाए, तो यानी कि मुझे कुछ नहीं करना, बस खाली वैल्यू जो होता है रख देनी है। तो यानी कि होता है मैं कर सकता हूँ, 1 मिनट, तो 240 मल्टीप्लाई में इधर आपका 850 है, मैंने 850 कर लिया, इसी का 26% है, यानी कि 850 का 26% निकालेंगे तो ये आ गया होगा 26/100। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आ जाएगा आंसर। यानी कि 2 जीरो जो था मैं काट देता हूँ, दोनों जीरो, एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया। अब जो होता है 24 8 देख लेते हैं, 24 26 का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 24 और 26 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़रा ध्यान से, 24 दूना 48, यानी कि ये आपका 24 और 26 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 26 दूना 52, यानी कि हो जाएगा आपका 520। 26 चौका 104 आ जाएगा। तो यानी कि मैं इनका मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया 4 2 यहाँ पे 6, यानी कि 624 आ गया। 26 गुड़ी ये, अब 624 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 85 से, तो मैं इनका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये आपका 624 मल्टीप्लाई में 85, यानी कि मैं इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यानी कि इकाई के स्थान पे तो जीरो आएगा। मैं ये एक चीज़ चेक कर लेता हूँ कि इसके 2 अंकों तक जो है इसकी वैल्यू क्या होगी। यदि क्वेश्चन जो है शॉर्ट में करना होता है तो ये तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि आंसर जो था 2 डिजिट तक कैसे निकाला जाता है। 624 है, इसको मैं 85 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि पहले इकाई का स्थान क्लियर करेंगे, तो 5 गुणे 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, यानी कि ये तो हो गया 0, 2 हो गया कैरी, यानी कि 2 को जो था मैं नीचे भी लिख देता हूँ। फिर इनका जो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये इसके साथ, ध्यान से देखिए, हाँ ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके इन दोनों को आपस में ऐड कर लिया जाता है। तो ये 5 गुणे 2 करेंगे 10 हो गया, 8 बच्चे 40 हो गया, 40 10 50 और 2 जो कैरी था, यानी कि हो गया आपका 52। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 52, 52 मतलब 2 हो गया, आगे जो था फॉरवर्ड कर जाएगा 5। अब यहीं जो था मैं इसको चेक कर लेता हूँ किसके इकाई के स्थान पर 20 है, जिसका इकाई का स्थान में 20 होगा उनका मल्टीप्लिकेशन ही ऐसा आएगा। तो यानी कि होता है मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ तो किसका है, मैं इसको हटा करके होता है देख लेते हैं, बस ध्यान से देख लीजिए किसका है। तो यानी 20 जो होता है ये आया है, तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ये। यानी कि होता है करेक्ट आंसर की मैं बात करूँ तो पहला इसका ई जो होता है करेक्ट आंसर होगा। अदरवाइज होता है यदि 2 ऑप्शन मैच कर जाते हैं तो मैं 1 डिजिट जो होता है और बढ़ सकते हैं, या हो सकता है मल्टीप्लाई भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये तो मैंने जो होता है प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, इसलिए होता है हम टाइम जो होता है लंबा ना हो पाए, इस कारण जो होता है मैं इसको शॉर्ट में ही करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो किसी धनराशि के 2 सही 1/4 वर्ष के अंत में, यहाँ पे में शब्द है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ में है, अंत में 2 सही 1/3% की दर से दे बट्टा, यानी कि होता है दे बट्टा जो होता है 78 रुपये है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो वर्ष, यानी कि जो धनराशि है, धनराशि जो होता है पूछी जा रही है कि धनराशि होता है वो कितनी है, जबकि 2 सही 1/4 वर्ष और इतने % की दर से होता है दर दिया जाता है, और बट्टा जो होता है 78 रुपये आता है। तो यानी कि ये बट्टा जो कहा जा रहा है, यानी कि यही एसआई है। एसआई का मतलब होता है ये इतना जो होता है बट्टा दिया जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा पैसे होता है देने हैं, तो यही जो होता है बात किया जाए तो यही एसआई है। तो मैं फार्मूला लगा लेता हूँ, एसआई के लिए होता है यानी
सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज। तो मैं उसी को होता है अप्लाई कर लेता हूँ। तो कुछ नहीं, मान लेता हूँ मैं राशि जो होता है यहाँ पे जो होता है मैंने लिख देता हूँ कि राशि जो होता है मैंने मान लिया 100% है, और जिसमें ये वैल्यू जो दिया है यानी कि जो वर्ष है और ये परसेंटेज है, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो यही तो वैल्यू बताएंगे कि 78 रुपये होगा। तो यानी कि मैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो इनका जो था मैं आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए यानी कि राशि को मैंने 100% माना हूँ, 100% जो था आपकी राशि है। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ ये बट्टा, यानी कि जो बट्टा बराबर होता है यानी कि टाइम मल्टीप्लाई रेट होता है। ये जो बट्टा जो निकाली जाती है वो आपका टाइम मल्टीप्लाई रेट होता है। बस इसी की जो है हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो टाइम को जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बट्टा कितने का है 78 रुपये का, तो मैंने लिख दिया 78 इक्वल टू, और टाइम कितना था, तो टाइम आपको दिया था 2 सही 1/4 वर्ष दिया था। यानी कि होता है मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो 4 दूना 8 1 9 यानी कि 9/4 हो जाएगा। तो टाइम तो हो गया 9/4 और मल्टीप्लाई यहाँ पे पी भी ले लेते हैं, यानी कि पी जो होता है, हाँ चलिए ठीक है ये हो गया। फिर जो होता है और परसेंटेज की मैं बात करूँ तो परसेंटेज में होता है ये दिया है 2 सही 2/3 है। तो यानी कि 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ लेते हैं 8, यानी कि ये तो हो गया 8/3। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8/3, ये हो गया इतना परसेंटेज। मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए 3 3 का 9, यहाँ पे 4 दूना 8 यानी कि हो गया 2%, यानी कि 2% की वैल्यू जो होता है दे रहा है 78, और यानी कि 100% पूछा जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, यानी दोनों तरफ जो है मैं 50 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इधर 100 हो जाएगा, यानी कि 50 का इस तरफ, हाँ 50 का इस तरफ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये तो हो गया इस तरफ 100 हो गया, यानी कि ये तो हो गया 100%, ये इधर राशि होगी, बस इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 50 × 78 करेंगे तो ये तो हो गया 0 पहले ही, 7 × 5 = 35 और 35 4 यानी कि 39, यानी कि ये हो जाएगा 390, यानी कि हो जाएगा 390 110 ये, यानी कि हो गया 3900 रुपये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3900। तो 7 × 5 = 35। एक चीज़ होता है मेरा मिस हो गया था, ज़रा ध्यान से देख लीजिए, एक 3 बच गया था यहाँ पे, जो था मैंने एक 3 जो था छोड़ दिया था, ये 3 जो था यहाँ पे ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये 3 एक 3 जो था आपका ये छूट गया था, मैंने 3 इसको ले लिया। अब जो था मैं ये जो 3900 आया है इसी को 3 से जो था मैं भाग कर देता हूँ, तो यानी कि होता है ये 100% बराबर आ जाएगा, यानी कि 1300 रुपये। कितना आ जाएगा, ये 1300 रुपये हो जाएगा। तो यानी कि ये 1300 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। 1300 की मैं बात करूँ तो 1300 आप लोगों को ऑप्शन दिया है बी, ऑप्शन बी जो था इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, एक विक्रेता 10% की छूट देकर एक मशीन को 2700 रुपये में बेचता है तो मशीन का अंकित मूल्य होना चाहिए। यानी कि होता है 10% की छूट देकर बेचा जा रहा है, यानी कि ये जो दिया है 2700 रुपये, ये सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस है तो यानी कि मैंने मान लिया कि उसका जो अंकित मूल्य है, मैं यहाँ पे जो था मार्क प्राइस जो था मैंने मान लिया कि 100% है। क्या है, 100% है। जिसमें जो था उसने 10% की छूट देता है, तो कभी भी छूट देता है तो वो अपना अंकित मूल्य पे ही छूट देगा। यानी कि होता है छूट दे देगा तो वो बेचेगा कितने में, 90%। यही 90% की वैल्यू उसने दिया है 2700 रुपये, तो यानी कि होता है 2700, यानी कि 2700 रुपये है। तो अब मुझे बताना है कि यानी अंकित मूल्य पूछा जा रहा है, तो अंकित मूल्य कितना होगा, तो अंकित मूल्य बताने के लिए आपको 100% निकालना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पे जो था मैं क्या कर लेता हूँ, इस तरफ जो था मैंने 9 से डिवाइड कर लिया, ये मैंने 9 से डिवाइड कर लिया, तो इधर भी होता मैंने 9 से डिवाइड कर लिया, इसमें होता मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर लिया, इधर भी होता मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर लिया, हमारा हो जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 9 से 9 कर गया यानी कि 10 आ गया, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 100%। तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, ये आपका हो गया 100%, ये मैं यहाँ पे जो था मैंने लिख लिया 100%। ये बराबर हो गया, इधर से जो था वैल्यू जो था हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए 9 × 27 यानी कि ये हो गया 300, ये 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 3000 इसका करेक्ट आंसर, 3000 करेक्ट आंसर, यानी कि हो गया 20 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया, पहले मैं इसको हटा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि यदि 18 यक्ष और 50 वितत समानुपाती हैं तो यक्ष का मान बताइए। यानी कि वितत में सतत समानुपाती हैं, ऐसे ही क्वेश्चन देता है, सतत कहा जाए या वितत कहा जाता है। तो यानी कि इनके बीच जो संबंध होता है इसको होता है हम लिखना चाहें तो यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 18
रेशियो यक्स, समानुपाती यक्स, फिर रेशियो 50, ये होता है इसका मतलब। तो यानी कि जो है जो यक्स यक्स है, यानी कि होता क्या है कि किनारों का, यानी कि इस इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है, बीच का बीच में आपस में मल्टीप्लाई होता है, वो दोनों आपस में बराबर दिखा दिए जाते हैं। तो मैं बीच का बीच के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो यानी कि यक्स गुणे यक्स करेंगे तो ये तो हो गया यक्स स्क्वायर बराबर हो गया। और फिर जो था 18 का 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 95, ये तो हो गया 900। तो यानी कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 900, यक्स बराबर होता है मैं निकाल लूँ तो ये हो गया 30, यानी कि यक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना था, निकल करके आ गया 30। 30 जो था यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए जो था 30। अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर जो था 8 की मैं बात करूँ तो दिया गया है आप लोगों का क्वेश्चन 8, यदि दो धनात्मक संख्या ए और बी के बीच समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और 8 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि गुणोत्तर माध्य जो था यानी कि समांतर माध्य यदि ए और बी माना जा रहा है तो यहाँ पे कोई ए और बी का समांतर माध्य होता क्या है, तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे, यानी समांतर माध्य पढ़े होंगे कि ए प्लस बी जो दो संख्या दिया जाता है, यानी कि ए प्लस बी बाई में 2, ये चीज़ ये बराबर जो होता है यानी कि समांतर माध्य होता है। यही बताया क्या क्या है, ये 8 है, तो यानी कि होता है मैंने बराबर में होता है 8 लिख दिया, यानी कि मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी बराबर 8 दूना 16, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने कर लिया इसके साथ। अगला ज़रा ध्यान से देखिए, गुणोत्तर माध्य अगला जो है बताया जा रहा है कि गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 है, यानी कि गुणोत्तर माध्य इसी का पूछा जाता है। गुणोत्तर माध्य होता है यानी कि T2/T1 = T3/T2 से जैसे निकाला जाता है तो उससे होता है गुणोत्तर माध्य जो निकल करके आता है, तो गुणोत्तर माध्य होता है रूट में, गुणोत्तर माध्य होता है ए बी का जो होता है रूट में इक्वल टू हो जाएगा, ए हो जाता है 8। अब यहाँ से होता है मैं इसका सॉल्व कर लेता हूँ, तो रूट में तो हो गया 8। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ज़रा ध्यान से करिए, इसका जो है मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, तो स्क्वायर करूँगा तो ये तो हो गया आपका ए बी इक्वल टू, इधर जो होता है 8 का स्क्वायर जो होता है निकल करके आ जाएगा 64, यानी कि ए बी की वैल्यू 64 होना चाहिए, जबकि ए प्लस बी की वैल्यू 16 होना चाहिए, जिसमें ऐसा दिखता है बस वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं बाई ऑप्शन जो है ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि ये ए प्लस बी यानी कि ऐसे दो नंबर हो जिनको जोड़ने के बाद जो होता है 16 आना चाहिए, तो देख लेते हैं क्या इसमें आएगा। तो ये देखिए ये यानी कि होता है ये संख्याएं जो होता है दिया है, यानी ये सब संख्याएं हैं, सारी संख्याएं हैं, ए बी का वैल्यू है, तो ए बी की वैल्यू होता है यदि समान है तो यानी कि इनके जो होता है हर एक इक्वेशन को भी फॉलो करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ ए प्लस यानी कि 2 + 4 को ऐड करेंगे तो ये तो आएगा 6, जो कि आना था 16, ये तो नहीं है, पहला ऑप्शन जो होता है इसका नहीं होगा, पहला ऑप्शन जो होता नहीं होगा। अब सी वाला जो होता है ऑप्शन बी वाला ज़रा ध्यान से देखिए, बी वाले की मैं बात करूँ तो 4 और 16 है, तो 4 और 16 की तो बात करें तो ये हो गया 20, यानी कि यहाँ तो हो गया आपका 20। एक चीज़ मैं यहाँ पे देखिए दो समांतर माध्य होता दिया था 10 है, तो यानी कि होता है मैं इसकी जगह 8 की जगह 10 कर लीजिएगा, ये मिस्टेक हो गया, ज़रा ध्यान से देखिए। अरे सर में मिस्टेक तो बहुत हुई, जहाँ 10 रहा हूँ 8 ले ली। नहीं वैसा नहीं कि पढ़ाई में समांतर माध्य पहले दिए हैं, समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और 8 दिए, तुम सर 8 वाला ले लिया गुणोत्तर माध्य। ये ऐसा ना कि चौन चीजिया लिखा हुआ सर कि हम एक किनारे ना करते, ठीक है मैं किनारे करी तो और अरे ये पट्टा चल। क्वेश्चन नंबर 8 ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दो धनात्मक संख्याएं ए और बी के बीच समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य 10 और 8 दिया है, क्रमशः 10 और 8 दिया है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये संख्या है, इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यानी कि जब समांतर माध्य दिया गया है तो यानी कि संख्या ए और बी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a + b/2 लिखते हैं, तो यानी कि ये तो होता है समांतर माध्य का फार्मूला होता है, ये बराबर होता है दिया गया है कि जो समांतर माध्य है वो कितना है, तो क्रमशः होता है, देखिए समांतर माध्य पहले आया है क्रमशः लगा, तो यानी पहले जो आया है नंबर वही होगा, तो यानी 10 होगा। तो मैंने यहाँ पे कर लिया 10, तो ये हो गया आपका 10। मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ कि a + b बराबर जो होता है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 का 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया यानी कि 20, ये तो हो गया 20। अगला ज़रा ध्यान से देखिए, गुणोत्तर माध्य जो होता दिया गया, यानी गुणोत्तर माध्य क्रमशः जो होता है 8 दिया है, तो गुणोत्तर माध्य जो होता है ए और बी का गुणोत्तर माध्य निकालना है, तो यानी रूट में ए बी इक्वल टू हो जाता है 8 हो गया, ये गुणोत्तर माध्य का फार्मूला होता है। अब मैं दोनों तरफ जो होता है इस वाले फॉर्म को मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूँ, तो ये हो गया आपका ए बी इक्वल टू, यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो गया 64,
ये आ गया। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि यानी कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन 64 होना चाहिए, जबकि ए प्लस बी की ऐड करने पे 20 आना चाहिए। तो इन दोनों में से मैं ऐसा कोई ऑप्शन जो हमें मिलेगा वही इसका जो है करेक्ट आंसर है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कौन से नंबरों को ऐड करने के बाद 20 आ रहा है। तो पहला जो था ज़रा ध्यान से देखिए, 2 और 4 जोड़ेंगे तो यानी कि ये तो 8 है, यानी कि ये तो 6 हो जाएगा, यानी कि ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, मैं इसको हटा देता हूँ। अगेन जो होता है मैं बी वाला ऑप्शन देखता हूँ। बी में जो होता है 4 और 16 है, तो 4 और 16 को देख लेते हैं। तो 4 और 16 ऐड करेंगे तो 20 आएगा क्या? बिल्कुल, यानी कि होता है ये ऑप्शन हो सकता है। अगेन इस वाले भी ऑप्शन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, यानी कि इन दोनों का गुणा भी होता है 64 होना चाहिए, 16 चौक 64, यानी कि दोनों ऑप्शन होता है, यानी कि दोनों जो है फॉलो हो रहा है। तो दोनों फॉलो हो रहा है, तो यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया कि 5 घड़ी क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि 5 घड़ी एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। तो कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेंगे, यानी कि कितने सेकंड के बाद जो होता है ये दोस्तों ये सभी घड़ी जो होता है फिर एक बार एक साथ बजेंगी। तो यानी कि इन जब ऐसा क्वेश्चन आता है एक साथ बजने का कॉन्सेप्ट है, तो यानी कि एक साथ कब बजेगा? जब इनका एलसीएम जो आएगा वही जो होता है एक बार पुनः जो होता है बजने का टाइम जो होता है निर्धारित करेगा। तो यानी कि मुझे इनका निकालना है क्या, जो ये नंबर दिया गया है इस नंबर का मुझे एलसीएम निकालना है। तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ एलसीएम मुझे निकालना है, किसका निकालना है? तो 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 12 का मुझे निकालना है। तो इनका आसान तरीका ये होता है कि जो इसमें कॉमन फैक्टर है, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर जो होता है कितना है उसको बाहर कर लीजिए। जैसे देखिए ये 9 है ना, 9 का जो होता है यानी कि 9 से यानी कि 3 का जो कॉमन फैक्टर 9 से बड़ा जो होता है कोई नहीं है, तो इसका जो होता है मैं 9 बाहर कर लेता हूँ। तो मैंने जो होता है इसका 9 मैंने बाहर कर लिया, मल्टीप्लाई। फिर जो होता है मैं बात कर लूँ तो ज़रा यहाँ पे देख लेना, 2 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? तो केवल 8 है, क्योंकि इसमें भी देखिए 4 जो होता है यानी कि इसमें 4 मिलेगा, इसमें जबकि 8 है तो 8 है, यहाँ पे होता है केवल 2 मिलेगा, तो यानी कि 8 जो होता है मैं बाहर कर लेता हूँ, ये हो गया 8। फिर जो होता है कौन सा चीज़ जो होता है बच गया है, बचने में जो होता है आपका एक 7 बच गया है, तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ 7। अब बाकी जो होता है यही इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा जो है एलसीएम आ जाएगा। और इसके बाहर जो होता है कोई है नंबर? तो बिल्कुल भी इसके बाहर जो होता है कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसमें जो होता है आने वाला है। तो मैं इनका जो होता है मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 9 8 72, तो ये तो हो गया आपका 72 मल्टीप्लाई में 7, यानी कि मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 7 दूना 14, यानी कि इकाई का स्थान जिसमें जो था 4 होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सी इसका जो है करेक्ट आंसर है। मुझे और ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 504 ही आएगा। अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि निम्नलिखित का मान, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें ये रूट की वैल्यू होता है दिस दिया है, यानी कि इन सब की वैल्यू होता है सॉल्व करके होता है बताना है कि इसका करेक्ट आंसर जो होता है कौन सा होगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखिए। जैसे ये ऑप्शन यानी कि होता है रूट में ये 156.25 है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रूट में 156.25 ये है। मैं इनकी वैल्यू यदि निकालूँ तो रूट से मैं इनको बाहर निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका 15, यानी कि 5 तो इकाई का स्थान पे 5 होगा ही, ये रूट बनना जो होता है फिक्स है, क्योंकि ये रूट जो होता है यानी कि रूट बनेगा। तो ये तो हो गया 5। फिर जो था ज़रा ध्यान से देखिए 156 की मैं बात करूं तो मैंने वर्गमूल जो होता है यानी कि मैंने स्क्वायर निकाला जाता है सिखाया था, उसी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो 156 है 156 का ऐसा फैक्टर निकालना है जिससे कि 1 का डिफरेंस हो, इन दोनों का ऐसा फैक्टर निकालना जिसमें डिफरेंस 1 का हो। इसमें जो मैं डिफरेंस निकाल लेता हूँ तो 12 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का होता है 156 हो जाएगा, 12 गुणे 13 करेंगे तो 156 आएगा, इनके बीच का अंतर भी होता है 1 आएगा। तो यानी कि इसका करेक्ट यानी कि इसकी मैं बात करूँ तो स्क्वायर जो होता है निकल करके आएगा 12, यानी कि जो ये छोटा नंबर होगा वही हमें लेना पड़ेगा। तो यानी कि हो गया 12। तो मैं इसकी बात कर लूँ तो जो रूट में 106 मतलब आपका 15,625 आया था दशमलव में है, ये निकल करके आता है 12.5। तो इसका तो ये हो गया 12.5। और इसकी वैल्यू तो मैं निकाल लेता हूँ, तो ये रूट में दिया था, मैं इसकी भी वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो रूट में 0.0081 है, यानी कि 81 यानी कि 9 का स्क्वायर हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9। अब मुझे क्लियर करना है कि दशमलव कितने स्थान पे होगा, तो जिसकी पेयरिंग जो होता है 2-2 में बनती है, यानी कि जब रूट की वैल्यू होता है पेयरिंग 2-2 में। ये देखिए 1 और 2 यानी कि दशमलव 2 अंक पे लगेगा, तो यानी कि एक तो हो गया 9 और एक जो होता है मैं 0 लिख करके उसके पहले लगा देता हूँ, यानी कि ये आ जाएगा आपका 0.36
यानी कि यहाँ पे 6 है और 1 है, यानी कि 0.361। यदि मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ तो ये आपका आ जाएगा 0.19, यानी कि 361 किसका स्क्वायर रूट होता है, यानी कि ये तो होता है 19 को होता है, ये 19 का स्क्वायर है तो 19 का मतलब ये 19 हो जाएगा। अब मुझे दशमलव लगाना है तो दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 2 अंक पे, इसीलिए तो मैं 0.19 जो होता है रख सकते हैं। अगला ज़रा ध्यान से देखिए, अब ये वैल्यू जो था मैं इस क्वेश्चन में था पुट कर लेता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में था पुट कर लेते हैं। तो यानी कि इन दोनों का आपस में ऐड, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों ऐड कर लेंगे, और ये वाली वैल्यू तो मैं घटा दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 12.5 12.5 में मुझे ऐड करना है 0.09। तो ये मैं ऐड कर लेता हूँ, तो ऐड करूँगा तो ये आपका आ जाएगा 12.59, ये आ गया। अब इसी में से तो मुझे घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू माइनस में दी थी, यानी कि ये वाली वैल्यू तो माइनस में है, तो ये माइनस में है, तो माइनस होने की वजह से मैं यहाँ पे लिख दूँगा माइनस, यानी कि मैं इसको घटा लेता हूँ, तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ और इसको मैं घटा देता हूँ। तो मैंने ये माइनस कर दिया, मुझे घटाना है कि 0.19 जो था मुझे घटाना पड़ेगा। 1.9 जो था मैं यहाँ पे घटा देता हूँ, तो ये मैंने घटा दिया, यानी कि ये तो हो गया 0, और यहाँ से 5 में से जो था 1 घटाएंगे तो ये तो हो गया 4, और दशमलव यहाँ पे 12, यानी कि 12.4 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, 12.4 की, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर जो था अगला ज़रा ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर जो था 12 ज़रा ध्यान से देखिए। दिया गया है कि ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, दोनों कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। यानी कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। फिर जो था बी उसी काम को होता 30 दिनों में कर रहा है, तो यानी कि मैंने बी लिख दिया, बी जो था उसे 30 दिनों में कर रहा है। और पूछा जा रहा है कि दोनों उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी कि इन दोनों का होता है, मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ये शॉर्ट तरीका होता है। मैं इसको होता है किसी मैथ का होता है, मैं डेली जो जब मैं स्टार्ट करूँगा चैप्टर वाइज पढ़ाना, तो उसमें होता है मैं इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल जो होता है मैं यहाँ पे इनको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि इन दोनों नंबरों को ले लेंगे एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आएगा, 60 आएगा। मैंने 60 कर लिया। अब मैं जो होता है इसको डिवाइड कर लेता हूँ, यानी कि देखिए 20 से जो होता है मैं इसको डिवाइड करूँगा, जो एलसीएम है, तो 20 को मैं डिवाइड करूँगा तो बताइए 3 आएगा क्या, यानी कि 20 3 60, यानी 3 आ गया। और मैं 30 को जो था 60 से डिवाइड करूँगा तो इसका आ जाएगा 2, तो यही 2 हो जाता है, यानी कि डेली का ये काम हो गया। यानी ए अपना डेली काम करेगा तो 3 काम करेगा, बी जो था प्रतिदिन होता है 2 काम करेगा। इसी हिसाब से दोनों मिलकर के होता काम करना प्रारंभ करेगी। और टोटल काम है आपको 60 काम करने के लिए कितना दिन है, यानी कि एक दिन में होता है दोनों लोग 5 करेंगे और 60 काम करना है, तो यानी कि एक दिन के यानी टोटल काम तो है 60, और एक दिन जो होता है दोनों मिल करके जो काम निपटा पा रहे हैं तो केवल 5 काम, तो यानी कि होता है मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मुझे पता चल जाएगा कि कितने दिनों में ये सब काम जो होता है कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12, तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 12, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 13 को मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो ज़रा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है, जिसकी आधार त्रिज्या
गोले की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि जो गोले की त्रिज्या थी उसके आधार की, यानी जो शंकु आकार बन रहा है उसकी त्रिज्या जो था आपस में क्या है, दोनों की आपस में बराबर है। तो आगे जो था मैं बढ़ जाता, इस प्रकार बनाए कि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, यानी कि ऊंचाई पूछ रहा है किसका, शंकु का, और यानी कि त्रिज्या पूछ रहा है, ये किसकी त्रिज्या है, तो गोले की त्रिज्या है। इन दोनों का अनुपात जो था पूछा जा रहा है कि वो कितना होगा। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो मुझे पहले शंकु निकालना है। तो जब कभी भी कोई चीज़ जो है पिघला करके बनाई जाती है तो उसकी कौन सी चीज़ होता नहीं बदलती है, तो उसका आयतन नहीं बदलेगा। तो यानी कि होता मैं लिख सकता हूँ ये शंकु है, शंकु का जो आयतन होगा, यानी कि ये शंकु के आयतन, यानी कि जो इसका आयतन है। और अगेन जो था मैं बात करूँ तो गोले का आयतन, यानी जो गोले का आयतन होगा वह दोनों का जो था परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि गोले को ही पिघला करके ये बनाया जा रहा है। तो यानी कि गोले का आयतन इन्हीं दोनों का पूछा जा रहा है कि यानी कि ये जो शंकु है, गोले है, और शंकु की ऊंचाई के बारे में तो पूछ रहे हैं कि इसकी ऊंचाई का अनुपात जो होता है क्या होगा। तो यानी कि मैं निकाल लेता हूँ। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, शंकु का जो था आयतन का फार्मूला मैं लिख दूँ तो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि एच की वैल्यू मुझे निकालना है। और साथ में होता है गोले की त्रिज्या, यानी गोले का आयतन, यानी कि गोले का आयतन मुझे निकालना पड़ेगा। तो यानी कि मुझे आयतन निकालना है, तो आयतन के लिए फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आयतन का फार्मूला होता है 4/3। तो ये मैं लिख देता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब मैं इनको जो था सॉल्व कर लेता हूँ। ये देखिए पाई से पाई जो होता है, यानी कि देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएंगे कैंसिल। तो मैं यहाँ पे काट देता हूँ। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ये देखिए आर स्क्वायर है तो एक आर जो था कैंसिल हो जाएगा। यानी कि बचा क्या आपका एच बचा, और यह नीचे से जो था क्या बचा है, नीचे से जो था आपका 4 बचा है, 4 और एक आर बचा है। तो ये बचा। अब इसी को जो होता है अनुपात पूछा था कि H/R, यानी कि इसकी जो होता है अनुपात क्या होगा। तो H/R की वैल्यू मैं निकालूँ तो H और R को छोड़ दीजिएगा, बाकी को जो है ऊपर भेज दीजिए, यानी कि 4 तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, तो यानी कि 4 तो ऊपर आ गया। और साथ में होता है एच, एच के साथ जो होता है कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं, यानी कि 1, यानी कि एच और आर का अनुपात पूछा गया तो 4:5 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 4 और 5 आएगा। तो 4 और 5 जो था मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि कौन सा इसमें दिया गया है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डी का मतलब 4:1। अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर जो होता है 14 की बात करें तो दिया गया है क्वेश्चन नंबर जो होता है डी में दिया गया है कि किसी क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि 750 अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट यदि 570 रुपये में बेचा जाता है तो दी गई छूट की दर क्या होगी, ज्ञात कीजिए। यानी कि इसकी जो होता है छूट पूछी जा रही है। अंकित मूल्य कितना है 750, यानी कि मैं लिख देता हूँ इसका मार्क प्राइस जो होता है दिया गया है 700, यानी कि मार्क प्राइस जो होता है 750 है। और पूछा गया यानी कि जो बेचा जा रहा है सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस जो होता है निकल करके आ गया 570, यानी कि 570 रुपये है। अब इन दोनों का मैं अनुपात निकाल लेता हूँ। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस को होता है मैं अनुपात निकाल लेता हूँ, ये क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आसानी होती है। तो मैं यहाँ पे 750 अनुपात में जो होता है मैंने यहाँ 570 कर लिया। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3 से कट भी रहे हैं तो यहाँ से मैं 3 से काट देता हूँ। तो 25 3 75, यानी कि यह इधर हो गया 25, इसको मैं 3 से काट लेता हूँ। तो 3 कम 3 9 3 17 19 57 होता है, ये आपका हो गया। अब जो होता है जो पूछा जा रहा है
कि उसमें जो था दी गई छूट पूछी जा रही, यानी कि छूट की दर पूछ रहे हैं। तो छूट जो था होता क्या है, तो छूट के लिए फार्मूला होता है कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपान में मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो यानी कि होता है छूट परसेंटेज, यही होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छूट परसेंट बराबर होता है, तो यानी कि छूट का मतलब होगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यानी मार्क प्राइस कितना है 25 है, और सेलिंग प्राइस कितना है तो 19 है, तो माइनस में 19। तो ये तो हो गया आपका माइनस में 19। फिर अगेन जो होता है बटे में जो होता है मैं लिखूँगा मार्क प्राइस है 25, और इसी के साथ जो होता है मल्टीप्लाई में 100। यही जो होता है हम सॉल्व कर लेते हैं, जो आ जाएगा हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ज़रा ध्यान से देखिए, यानी कि 25 में से तो 19 घटाएंगे तो ऊपर तो हो गया 6, तो मैंने बराबर कर लिया, ये तो हो गया 6। अब बटे में ये आपका 25 गुणे में 100, तो मैंने सॉल्व करना 25 चौका, यानी कि यह तो हो गया 4, यानी कि 6 चौक 24, यानी कि 24% इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि कुल मिलाकर के होता है उसे कितना परसेंट की लाभ होगा, हाँ 24 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 24 जो होता है बात किया तो क्वेश्चन नंबर यानी कि सी इसका जो होता है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि किसी क्वेश्चन नंबर 15 में दिए एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ का परसेंटेज क्या होगा। यानी कि ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि कोई व्यापारी है जो कि अपने वस्तु को होता है बेच रहा है, 10% की छूट देता है, और बेचने के बाद होता है उसका जो सेलिंग प्राइस है यानी कि जो विक्रय मूल्य था वह क्रय मूल्य का 17% जो था लाभ कमा रहा है। तो वही पूछा जा रहा है कि यदि वो अंकित मूल्य पे होता बेचता तो उसे कितना परसेंट का होता लाभ होता है। तो यानी कि इसके निकालने के लिए होता है मैं मान लेता हूँ कि अंकित मूल्य जो होता है उसका, यानी कि मैं यहाँ पर मार्क प्राइस उसको मान लिया जो होता है 100% है, यानी कि होता है 100 मैंने मान लिया। अगला जरा, यदि वो बेचा जरा 10% की छूट देता है, तो जो 10% की जो छूट देता है यही इसका होता है 90% हो जाएगा। यानी कि जब छूट देता है तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि जो ये सेलिंग प्राइस है यानी कि वो हो जाएगा 90% हो जाएगा। 10 रुपये की छूट देता है यानी कि 100 का 10% 10 हो जाएगा, तो 100 में से होता मैंने 10 कम कर दिया यानी कि हो गया 90। अब यही जो सेलिंग प्राइस है उसे लागत मूल्य का 17% का लाभ होता है, यानी कि यही जो मूल्य आया है यही उसके लागत मूल्य का 17% है लाभ होता है। तो यानी कि होता है मैं मान लेता हूँ कि लागत मूल्य यानी कि CP ये हो जाएगा 17% का लाभ होता है, तो यानी 117 बटे में 100 यही बराबर में हो जाएगा आपका 90। अब मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ, तो यानी CP बराबर यदि मैं निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा 90 गुणे में 100 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके 117 इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 117, ये आ गया। अब जो होता है मुझे निकालना क्या है, अब ये आ गया CP आ गया, ये आपका होता है मार्क प्राइस होता है पहले से ही था उसका। अब कह रहे हैं कि यदि ये मार्क प्राइस पे बेचते, जो ये 10% डिस्काउंट देने के बाद बेच रहे थे, अब कह रहे हैं वो बेचने के बाद नहीं बल्कि मार्क प्राइस पे बेचता तब उसका लाभ परसेंट क्या होता है। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ कि हाँ, तो इसका होता है मैं CP और SP को होता है मैं रेशियो निकाल लेता हूँ, तो यानी कि CP रेशियो मार्क प्राइस। तो CP कितना आया है, तो CP आपका ये है, रख दीजिए। तो यानी कि हो गया आपका 90 मल्टीप्लाई में 100 बटे में आपका दिया 117,
अनुपाते मार्क प्राइस होता है, मैंने कितना माना 100, यानी कि मार्क प्राइस हो गया 100। बस इसी को होता है साल कर लेते। देखिए 100 से 100 ये कैंसिल हो गया, तो मैं यहाँ पर काट देता हूँ। 100 से 100 ये कैंसिल हो गया, यानी कि 17 जो था इधर आ जाएगा, या तो जो था मैं इसको काट भी सकता हूँ, यानी कि होता है मैं 17 को होता काट देता हूँ। तो ज़रा ध्यान से देखिए 17 और 9 से होता कट रहा है क्या, 13 9 117, यानी कि 9 से कट रहा है। तो इधर तो हो गया आपका 10, ये तो हो गया 10, ये जो होता है कट जाएगा, तो यानी कि मैं इसको काटूंगा तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, तो यानी कि 13 तो भाग आएगा यहाँ पे, तो यानी कि CP 10 होगा, हमारे का प्राइस 13 होगा। अब जो होता है जो पूछा जा रहा है कि कितने, यदि 13 रुपये पे बेचता है यानी मार्क प्राइस पे बेचता है तो उससे लाभ कितना होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ लाभ परसेंट बराबर होता है। तो लाभ परसेंट बराबर होता है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि लाभ निकालना है तो लाभ निकालना है, यानी कि जो मार्क प्राइस 13 है निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस सेलिंग प्राइस होता है 13 हो जा रहा है, यानी कि अब सेलिंग प्राइस होता है 13, तो 13 में से होता है मैं 10 घटा देता हूँ, तो यानी कि ये तो हो गया 3। और फिर सेलिंग यानी कास्ट प्राइस कौन है, तो कास्ट प्राइस होता है 10 है, तो यहाँ पे होता है मैंने कर लिया 10 मल्टीप्लाई में 100, यानी कि परसेंटेज मुझे बताना था, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यानी कि ये तो हो गया कैंसिल, यानी कि ये हो गया आपका 30%। 30% इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 30% का जो होता है क्या होगा, इस तरीके से उससे जो होता है लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, तो मैं इसको रब कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो होता है 16, ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 में एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कारीगर है, प्रति 9 में एक महिला कारीगर है। यदि महिला कारीगरों की संख्या 125 है तो कारीगरों की यानी कि कामगारों की कुल संख्या कितनी होगी। ज़रा ध्यान से समझिए, यानी कि एक फैक्ट्री में तो प्रति 9, एक मिनट, दिया है कि प्रति 9 में एक महिला है, यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं उनमें से प्रत्येक 9 में से एक जो होता है क्या है, महिला है, यानी कि एक महिला है। यदि महिला कारीगरों की संख्या 125 है तो पूछा जा रहा है कि कामगारों की कुल संख्या कितनी होगी, यानी कि समझ में आ रहा है, यानी कि एक महिला है, यानी टोटल महिला कितनी है, टोटल महिला बता रहे हैं 125 हैं, यानी कि प्रत्येक 9 में एक महिला है, तो यानी कि समझ में आ रहा है कि 125 यदि औरतें होंगी तो कुल कामगारों की संख्या कितनी होगी, तो यानी कि 25 गुणे 9 कर लेंगे तो यही टोटल जो था कुल कारीगरों की संख्या होगी। तो यानी कि कुल कामगारों की संख्या यदि पूछी जा रही है, जबकि यहाँ पे दिया गया है कि एक 9 लोगों में एक महिला होंगी, तो यानी कि टोटल महिला 125 हैं, तो यानी कि 125 गुणे 9 कर लेंगे, तो यानी कि टोटल जो है कामगारों की संख्या निकल करके आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 125 मल्टीप्लाई 9, तो 12 9 108 और 9 5 45, तो 45 देख लेते हैं, 12 9 यानी कि होता है ये हो गया 12 9 108 हो गया, तो 10 यानी कि 1080 हो जाएगा। 9 5 45 ये मैं जोड़ लेता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 1125 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 1125, इसका करेक्ट आंसर होगा। 1125 कौन सा है, यानी कि 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि ये जो था आपका अनुपात का क्वेश्चन है, दिया गया A बराबर B/2/3 है, तो यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि जो पूछा गया है क्वेश्चन में A अनुपात B अनुपात C पूछा गया है, तो मैं कुछ नहीं, हम जो था यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि जब मैं यहाँ पे A अनुपात B निकालना है तो यानी कि A अनुपात B अनुपात C कर लेते हैं। तो मुझे कुछ नहीं करना, सबसे पहले होता मैं इसको सही तरीके से लिखी, तो A अनुपात B निकालूंगा तो 2/3, यानी कि होता
मैं यहाँ पे आया जाएगा ए अनुपात बी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए ए का मतलब होता है ये 2 को इंडिकेट करेगा, बी जो होता है इसके नीचे वाला इंडिकेट करेगा। तो यानी कि ये अनुपात बी की वैल्यू होता है 2:3 आ गया। अब वैसे होता है मैं यहाँ पे देख लो तो ये देखिए बी है ना, तो बी जो होता है ये 4 को इंडिकेट कर रहा है। तो यानी कि बी की जगह हो गया 4, तो मैं इसके नीचे जो होता है 4 लिख दिया। फिर जो होता है यहाँ पे देखिए सी है, तो सी का जो होता है 5 है, तो यानी कि सी के प्लस पे होता है मैंने 5 रख दिया। तो यहाँ पे होता है मैंने अनुपात करके होता है मैंने 5 रख दिया। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस इनके होता है क्या कर लेना, आपस में होता है मल्टीप्लाई करके लिख देने हैं। तो मैं यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। यानी कि होता है जो चीज़ खाली प्लेस है, यानी कि इस तरफ जो होता है देखिए ये खाली है, तो यानी कि जो ये जहाँ से एंड हुआ है उसी के आगे होता है इसको भर देंगे। यानी 3 से एंड हुआ है ना, तो 3 जो होता है आगे लिख देंगे, ये 3 हो गया। अब इधर देखिए ये 4, ये स्थान जो होता है खाली है, तो इसको होता है 4 है, 4 से एंड हुआ है, तो यानी कि 4 इसके आगे होता है प्रोसीड कर दीजिएगा, यानी कि 4 हो गया। बस ये आपस में होता है मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इन दोनों का आपस में 4 दूना 8, इनका आपस में, इनका आपस में। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता है, तो 4 दूना 8 अनुपात हो गया। फिर जो था 4 3 12, यानी कि यहाँ हो गया आपका 12। फिर अनुपात, फिर इन दोनों का आपस में 5 3 15, यानी कि ये हो गया आपका 15। अब इसी को होता है यानी कि करेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 8 12 15। 8 12 15 जो होता है डी ऑप्शन में मिल रहा है, तो यानी कि इसका जो होता है डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। औसत होता है क्या है, औसत जो होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यही होता है। तो मैं यहाँ पे अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, तो बताइए प्रथम 10 की बात कर रहे हैं, तो 10 ठो अभाज्य संख्या कौन होते हैं। तो यहाँ पे पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, यानी कि अभाज्य संख्याएँ होती कौन सी हैं, यानी कि वह संख्याएँ जो खुद से कटे और 1 से कटे, और कोई दूसरी संख्या होता है, तीसरी संख्या ना हो जो उससे विभाजित होता हो। तो इसलिए होता है जो पहली संख्या जो मानी गई है, यानी कि जो पहली है वो 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर उसके बाद होता है 7 है, 7 के बाद जो होता है 11 है, 11 के बाद जो होता है 13 है, 13 के बाद जो होता है 17 है, 17 के बाद जो होता है 19 है, 19 के बाद जो होता है 19 के बाद जो होता है बात करें तो 19 के बाद होता है 23 है, 23 के बाद जो होता है 29 है। तो ये टोटल काउंटिंग कर लेते, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल हो गए 10, यानी कि होता है 10 ही बताना था। यानी कि अब इनके जो होता है संख्याओं को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, यानी कि होता है मैं इनको जोड़ देता हूँ। तो जोड़ूंगा तो ये टोटल आ गए आपके देख लेते हैं। तो 2 3 5 5 5 10 7 17 1 18 18 3 21 21 21 7 28 28 7 28 9 28 9 35 35 35 3 38 38 9 तो 38 9 47, यानी कि ये तो हो गया 7। फिर जो था 4 कैरी, यहाँ पे जाता मैं, यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 4 2 6 है, 6 2 8 है, 8 यानी कि 8। और फिर अगले होता है 4, 8 4 12 है, तो यानी कि ये हो गया आपका 127। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 127। अब बटे में जो था मुझे 10 करना पड़ेगा, 10 जो था मैं कर लेता हूँ, तो ये आपका आ जाएगा 12.7। 12.7 जो था इसमें नहीं दिया है, तो यानी कि होता है 12.7, यानी कि ये आपका 12.9 मिस्टेक हो गया है। ज़रा ध्यान से फिर से देख लेते हैं ऐड। तो ये 2 3 5 2 3 5 5 10 7 17 17 1 18 18 3 21 21 7 21 7 28 28 9 37 37 3 37 3 40 9 39, यानी कि 9 था, यानी कि 9 यहाँ पे फिर जो था 4 कह रहे थे, 4 जो था ऐड कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9। यहाँ पे 12.9 कितना आ जाएगा आपका 12.9, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि औसत। अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए।
क्वेश्चन नंबर 19 ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, मैं इसको रब कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 1/2 देखिए 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 अप टू डॉट डॉट 1/n ब्रैकेट में n+1 है, यानी कि ये दिया गया है और इसका जो पूछा जा रहा है कि ये क्या, यानी कि इसका आंसर होता है क्या होगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीके होते हैं कि ये जो 2 है यानी कि ऐसा फैक्टर बनाइए कि जैसे कि इनके बीच का जो डिफरेंस भी समान हो और ये दोनों जो कट भी जाते हों। तो यानी कि होता मैं इसको जो लिखूं, ये जो 2 लिखा था इसको होता है मैं 1/2 कर लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो 6 लिखा है 6 को होता मैं 2 गुणे जो 3 कर लूँ, और ये जो 12 लिखा है तो यानी 3 गुणे जो मैं 4 कर लूँ। देखिए सब में होता डिफरेंस 1 का है। बस यही इसका तरीका होता क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, इसको अलग अलग करना चाहेंगे तो 1/1 माइनस 1/2 कर सकते हैं इस वाले पोर्शन को, जो कि 1/2 था, मैं इससे लिख सकता हूँ। यानी कि इनको सॉल्व करेंगे तो ये जो था यही निकल करके आएगा 1/2, ये सॉल्व करके होता है देख लीजिएगा। प्लस अगला जो था मैं बात कर लूँ तो ये देखिए 6 है ना, तो 6 का जो होता है यानी कि 1/2 गुणे 1/3, तो यानी कि मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3, ये करेंगे तो वही चीज़ आएगा। प्लस अगला जो है मैं लिखूँ 4 वाले के साथ, यानी 3 और 4 कर लेता हूँ, तो यानी कि 1/3 माइनस 1/4, यही इसका जो था प्रोसेस होगा आगे तक जो है। यानी कि मैं आगे जो है नहीं ले सकते हैं क्योंकि डॉट डॉट n तक है, तो इसलिए होता है मैं अप टू डॉट डॉट, हम भी जो है अप टू डॉट डॉट यहाँ पे n के लिए तो मैं लेता हूँ। तो जो एक देखिए जैसे ये मैंने लिखा हूँ तो पहले छोटा वाला पहले लिखा है फिर बड़े वाला लिखा है, तो इसमें जो था n बड़ा है कि n+1 है, तो यानी पहले छोटा कौन है n है, तो मैं यहाँ पे पहले जो था मैंने लिख दिया n, तो ये आपका डॉट डॉट है और n लिख दिया। अब -1/n-1 है, इधर जो था ये प्लस है। तो बस इसको जो था मैं यहाँ देख लेता हूँ, तो देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में कट जाएंगे। ये देखिए प्लस माइनस ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। फिर ये वाली वैल्यू तो इसके से कैंसिल हो, ये वाली इसकी, मतलब बीच वाला सारे जो था कैंसिल होंगे। यानी कि जो ये फर्स्ट यानी कि पहला ये था, इधर का लास्ट बचेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 - 1/n+1, ये बचेगा। अब इसी को तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो इसके अपान में जो है 1 तो है ही, तो यानी कि मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आपका हो गया n+1, इसका एलसीएम हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो गया n-1 n+1। फिर यहाँ पे जो था माइनस था तो मैंने लिख दिया माइनस, ये हो गया माइनस। फिर अगेन जो था यहाँ पे 1 था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, ये हो गया 1। अब देखिए 1 1 से ये हो गया कैंसिल, तो बचा क्या, ऊपर n और नीचे जो था n+1 बचा, यही आपको होगा करेक्ट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर जो था 20, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है 8 आदमी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष बचे आदमी को कितने दिनों में जो था काम पूरा करेगा। यानी कि 8 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर रहे हैं, तो यानी कि वही जो था आदमी 8 दिन में 10 काम कर रहे हैं, तो बताइए टोटल काम कितने हो जाएंगे, इनका इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल काम जो है निकल करके आ जाएगा। यानी कि ये हो गया कुल काम बराबर जो था निकल करके आ जाएगा 8 × 10, यानी कि हो गया 80 जो था टोटल काम हो गए। फिर आगे काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़ करके चले जाते हैं, यानी कि 3 दिन तक जो होता है जितने आदमी पहले थे वह सारे जो था मिल करके काम कर रहे हैं। तो 3 दिन का काम जो था मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, 3 दिन का काम, 3 दिन का काम जो था मुझे पता कर लेना कि 3 दिन जो था कितना काम उन्होंने निपटाया था। तो यानी कि ये 3 दिन का काम मैं निकाल लेता हूँ, तो यानी कि 3 गुणे कितने लोग मिल करके किए थे, तो 8 लोगों ने, यानी कि ये 24 काम तो जो है
3 दिन में होता है कर लिए थे। अब जो शेष काम है 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो यानी कि 4 आदमी होता है चले जाएंगे तो कितने जो होता है बचेंगे। 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि 4 आदमी चले जा रहे हैं तो बचे कितने, 4 आदमी बचे हैं। वही शेष काम जो होता है कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। यानी कि शेष काम की मैं बात कर लूँ तो ज़रा देख लीजिएगा शेष काम कितना बचेगा, तो 80 माइनस में 24, यानी कि ये तो आ गया 56, यानी कि 56 जो होता है शेष काम बचेगा। और इसी को करना है कितने लोगों ने, यानी कि 4 लोग जो होता है छोड़ करके चले जाते हैं, तो यानी कि 4 ही लोग जो होता है इसको काम करेंगे। तो ये पूछा जा रहा है कितने दिन में होगा, तो यानी कि 4 आदमी मिल करके x दिन में कंप्लीट करेंगे, तो यही काम जो होता है 56 है। यानी कि 56 के मैं बराबर कर लेता हूँ, x बराबर जो होता है मुझे निकालना है, यानी कि 56/4, तो ये आ जाएगा आपका 14। तो यानी कि कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो ये टोटल जो होता है 14 दिन में कंप्लीट करेंगे, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखेंगे, मैं इसको रब कर लेता हूँ। तो आज होता है मैं आप लोगों को, चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ज़रा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर का विक्रय मूल्य 5% हानि पर करता है। अगर वह विक्रय मूल्य 80% मतलब 80 रुपये अधिक पर करता है तो उसे 5% का लाभ होता है। टाइपराइटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि होता है मैं मान लेता हूँ कि देखिए टाइपराइटर जो है, यानी कि जो मैं यहाँ पे समझ लेता हूँ कि जो टाइपराइटर का सीपी है, सीपी जो होता है मैंने 100% मान रहा हूँ। अब इसी से होता है क्या कर रहे हैं कि टाइपराइटर विक्रय मूल्य, यानी कि जो टाइपराइटर का विक्रय मूल्य 5% हानि पर करता है, यानी कि जो क्रय मूल्य था उस पर होता है 5% की हानि पे होता है उसको बेच देता है। तो यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस होता है यहाँ पे, यानी कि पहले चली आएगी, यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस यहाँ पे हो गई। और यहाँ पे उसकी बता रहा है कि ये कितने पे 95% पे होता करता है, यानी 100 नहीं 5% लॉस पे कर रहा है। अगर वह उसे विक्रय मूल्य 80 रुपये अधिक पर करता है, यानी कि कह रहे हैं कि 80, यानी कि जो विक्रय मूल्य उन्होंने यहाँ तक किया था, यदि 80 रुपये वो अधिक करता तो 5% का लाभ होता उसे। तो 5% का लाभ यानी कि यह हो जाता है कितना, तो ये हो जाता है आपका सेलिंग प्राइस तब हो जाती है आपका 105। कितना हो जाता है आपका 105 रुपये, यानी कि 5% लाभ होने का मतलब कि 105 हो जाता है। और ये है किस कारण, ये हो रहा है 80 रुपये के कारण जो होता है पूरा जो होता है ऐसा काम हो रहा है। तो यानी कि जो ये 80 रुपये है यही जो था मुझे बताना है, यानी कि जो ये 80 रुपये है मैं इनको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ज़रा ध्यान से देखिए 95 से 105 होने, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है ये यहाँ से यहाँ तक जो काम कर रहा है यही तो 80 है, और यहाँ से यहाँ तक है कितना, तो ये 95 में से 105 में से 95 घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 10, यानी कि ये हो गया 10% की वैल्यू जो होता है मिला है, ये तो है 80 है। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है टाइपराइटर का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो था मैंने 100 माना हूँ, तो यानी 100% करना है, तो इस तरफ भी जो है मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस तरफ भी जो है मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ। इधर तो हो गया 800, यही जो था 800, इधर जो था आपका 100% जो कि वो सीपी बता देगा। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। डी इसका जो होता है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 में दिया कि त्रिभुज ABCD में 2 कोण A बराबर 3 कोण B ए बराबर में 6 कोण C, तो कोण B का मान पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, ये जो BC यानी कि मैं ये जो कोण है इन कोणों का होता है मान निकाल लेते हैं। इन कोणों का मान निकालने के लिए यानी कि कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C मुझे निकालना है। तो यानी कि कोण C निकालना है, तो जब मैं A का निकालना हूँ तो A का निकालना हो तो यानी A यह है, तो इसका जो होता है सब कुछ छोड़ दो, बाकी जो होता है इसके नंबर ले लीजिए इन दोनों का, यानी कि बाकी ये 3 है, इधर जो होता है 6 है, तो यानी कि A का कोण जो होता है 18 हो जाएगा। तो ये जो होता है मैंने 18, यानी कि इनका आपस में मल्टीप्लाई। अब मैं B का पूछ रहा हूँ तो B का जो होता है सब कुछ छोड़ दो, यानी कि होता है इधर 2 है, इधर इनका 6 है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि ये तो हो गया 12 अनुपात। फिर जो होता है C की बात कर रहे हैं तो C का मतलब होता है C का जो होता है 6 छोड़ दो, बाकी इसके जो होता है डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 का 3 के
साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6। अभी देखिए सब कट रहा है 6 से, तो मैं इसको काट देता हूँ। तो यानी कि ये 6 से काटेंगे तो 6 त्रिक 18, ये तो हो गया 3, ये हो गया 6 दूना 12, ये तो हो गया 1। यानी कि कोण 1 की वैल्यू होता है 3 बता रहे हैं रेशियो में, कोण बी की वैल्यू होता है 2 बता रहे हैं, कोण सी की रेशियो में होता है 1 बता रहे हैं। बस ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये देखिए त्रिभुज उन्होंने दिया, ये त्रिभुज का जो सिंबल है यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। बस ये त्रिभुज के होता है सारे कोण दिए गए, मैं इनको जोड़ लेता हूँ, यही बराबर जो होता है 180 दिखा दूंगा। बाकी जिसका पूछा जा रहा है उसका हम बता देंगे। तो यानी कि होता है मैं इनको जोड़ लेता हूँ, तो जोड़ूंगा तो यानी कि 2 और 3 और 2 जोड़ेंगे 5 हो गया, और एक ये जोड़ लेते हैं 6 हो गया। तो यानी कि ये तो हो गया 6x बराबर में, इधर से होता है हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो यानी कि मैंने 180 दिखा लिया। x बराबर होता है ये आ गया 30, यानी कि x की वैल्यू 30 आ गई। अब पूछा किसका गया है, कोण बी का होता है मान पूछेगा। कोण बी है कितना, ये देखिए कोण बी बीच वाला है, कोण बी देख लीजिएगा। यानी कि कोण बी जो होता है देखिए ये है, और इसका होता है आया है 2 है, और एक के x की वैल्यू होता है आई है, आई 30 आया है। तो यानी कि 30 गुणे 2 करेंगे तो यानी कि हो जाएगा 30 दूना 60, यानी कि करेक्ट आंसर आ जाएगा 60, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 23 जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि एक कार कस्बे ए से बी तक की दूरी 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तथा कस्बे बी से ए की दूरी जो है 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो कार की औसत गति क्या है। तो यानी कि इसकी औसत चाल जो है पूछ रही है, तो औसत गति जो बताने के लिए यानी कि देखिए सेम दूरी ए से बी है, अब बी से ए है, यदि सेम दूरी जो है कवर करता है तो औसत दूरी जो है एक शॉर्ट फार्मूला होता है कि औसत दूरी यानी कि सारा ये स्पीड दिया रहता है, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई अपान में होता है एक्स प्लस वाई, जहाँ एक्स वाई क्या है तो दोनों स्पीड है, यानी कि जो होता है एक्स वाई जो होता है स्पीड है। तो इसमें जो होता है मैं रख देता हूँ वैल्यू, तो यानी कि औसत बराबर यानी कि एक्स की वैल्यू होता है मेरे पास, ये मान लेता हूँ 58, तो यानी कि मैं लिख देता हूँ 2 गुणे में 58 और गुणे में इधर जो होता है दूसरा जो होता है दिया 52 है, तो मैंने यहाँ पे कर लिया 52, अब बटे में इन दोनों का योग 58 और 52 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 110, यानी कि तो हो गया आपका 110। बस इसी को इतना सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देख लीजिए, मैं यानी कि लगभग की बात कर रहे हैं, तो लगभग में इसका आंसर मुझे बताना है, तो लगभग में आंसर बताने के लिए मैं इसको 11 से तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। तो 11 से मैं इसको डिवाइड करूँ, 11 पचे 55, यानी कि ये तो हो गया 5, यानी 3 ज़्यादा है, मैं मान लेता हूँ 5, यानी कि 5 हो गया। मैं 5 ही जो था मान करके तो सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि लगभग में आंसर देना है तो मैं नियरेस्ट जो था मान सकता हूँ। ये जो था नीचे 10 बचा है, अब जो था मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये देखिए 5 दूना, ये देखिए तो ये तो हो गया 5 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो 10 का मतलब ये भी हो गया कैंसिल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये 5 का 2 से जाता काट करके ये ख़त्म हो गया, तो बचा कितना 52, तो यानी कि नियरेस्ट जो है 52 आएगा, तो यानी कि 52 जो था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि लगभग में 52। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है ए प्लस बी बराबर में 6 दिया है, और ए बी का मल्टीप्लाई जो था 8 दिया है। तो पूछा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताइए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताना है, तो हिट एंड ट्रायल से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं होता है इसका सही आंसर होता है आता है। यानी कि हिट एंड ट्रायल क्या होता है कि यानी कि इसको सोचोगे ए प्लस बी ऐसा जो होता है, मानना ए और बी की ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे 6 हो ऐड करने के बाद, तो यानी कि और मल्टीप्लाई करने के बाद जो होता है 8 हो। तो यानी कि ये देखिए 8 होने के लिए यानी 2 और 4 में मानो तो हो जाएगा क्या, यानी कि ए की वैल्यू तो मैं 2 मान लेता हूँ, किसी की होता है मैं 2 मान लूँ, तो ए बराबर होता है मैंने 2 मान लिया, और बी बराबर होता है मैंने 4 मान लिया। इन दोनों का होता है योग करोगे तो यानी कि 6 आना चाहिए, यानी कि देखिए 6 भी आ रहा है। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो यानी इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तब पर भी तो 8 आना चाहिए, ये 8 भी आ रहा है, तो यानी कि इसका करेक्ट यानी कि होता है ए और बी की वैल्यू तो मुझे मिल गए। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू होता है पूछ रहे हैं, तो ए स्क्वायर की वैल्यू होता है कितना हो जाएगा, तो यानी कि 2 का स्क्वायर
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर है, तो बी का स्क्वायर जो होता है कितना, बी की वैल्यू होता है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे यानी कि ये मैंने जो लिख दिया 4 का स्क्वायर। अब मैं इनको होता सॉल्व कर लें, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो गया 16, दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये हो गया आपका 20 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आज जो होता है क्वेश्चन संख्या जो था मैंने आपका टोटल 24 लिया हूँ, और बाकी जो होता है डिस्कशन आप लोगों का इस तरीके जो होता है, इस तरीके की वीडियो होता है आप लोगों को मिलता रहेगा। आप लोग होता है यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग जो होता है मेरे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जो होता है ज़रूर करिए।